देख पगली, तेरे अब्बा को राजा से बहुत प्यार है। वो तेरी पुप्पो को कभी मना नहीं करेंगे। अम्मा ने आटा गूंथते हुए पास ही बैठी हांडी में तेज तेज डोई जलाती गुल से कहा, ऊह, गरीबों का राजा। अगर अब्बा को अपने गरीब भांजे से प्यार है तो करते रहें, मगर दूसरों की जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं? गुल ने हाथ रोक कर कहा। अम्मा ने एक नजर हांडी में लगते मसाले पर डाली और पास पड़े पानी के बर्तन में से चंद छींटे मसाले में डाले तो शू की आवाज के साथ थोड़ा सा धुआं भी उठा। गुल मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगी। क्या है अम्मा, जब सब खुद ही करना होता है तो मुझे क्यों आवाज देती हो? गुल को बहाना चाहिए था, इसलिए फौरन वहां से उठकर बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। सुन ले गुल, तेरा अब्बा आजकल में तेरी पुप्पो से रिश्ते की बात करने वाला है और तू है कि पगली, माँ बाप के घर के लाड यहाँ तक ही रह जाते हैं। माना कि तेरी पुप्पो बहुत अच्छे मजाज की औरत है, मगर सच तो ये है कि अपनी औलाद भी निकम्मी हो तो ज्यादा देर तक उनके लाड नखरे भी नहीं उठाए जाते। और तू तो बहू बन के जाएगी, इसलिए काम सीख ले। अब नहीं तो सब कहेंगे कि इकलौती बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। कभी पुप्पो कहेंगी, कभी लोग कहेंगे। अम्मा, मेरी जिंदगी क्या इन बातों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? मुझे नहीं करनी शादी वादी, ना किसी राजा से और ना शहजादे। मुझे बस पढ़ना है ढेर सारा। वो जैसे टीवी में लड़कियां आती हैं ना, किताबें हाथ में पकड़े तेजी से कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं, नए और अच्छे कपड़े पहने हुए, खूबसूरत बाल हवा में लहराते हुए, हंसती खिलखिलाती, हर फिक्र से आजाद। अम्मा, मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है। अम्मा, क्या ऐसी जिंदगी मिलना बहुत मुश्किल है? हांडी में कोई सब्जी डालते हुए अम्मा ने गर्दन मोड़कर सहन में रखी चारपाई पर बैठी गुल को देखा। दोनों टांगों को झुलाते और चेहरा दोनों हथेलियों में सजाए अपने तसव्वुर में खोई वो बहुत मासूम लग रही थी। इस लम्हे अम्मा का दिल चाहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी होती तो वो उसकी हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी कर देती, मगर वो सर झटक कर अधूरे रह जाने वाले कामों की तरफ मुतवज्जे हुई। तुझे मैं इसीलिए पगली कहती हूँ, कितनी बार मना किया है कि जरीना के घर ड्रामे देखने मत जाया कर। नित नई चीजें देख देख कर तेरा दिमाग खराब होता है। जिंदगी आसान तो किसी की भी नहीं होती। अम्मा ने हमेशा की तरह उसे समझाया तो वो सीधी होते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मगर अम्मा, हमारी जिंदगी तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है ना। इतनी मुश्किल कि मेरे छोटे छोटे ख्वाब इस छोटे और कच्चे सहन की मिट्टी में गिरकर गुम हो गए हैं। कितना शौक था मुझे पढ़ने का, मगर 8वीं से आगे पढ़ ही नहीं सकी। गुल के चेहरे पर गहरी उदासी रकम थी। अम्मा के दिल को कुछ हुआ। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, लकड़ी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। अम्मा और गुल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अब्बा थके हुए कदमों से साइकिल अंदर कर रहा था। अब्बा ने साइकिल दीवार के साथ खड़ी की और सहन में बैठी गुल को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरे फूलों में सबसे प्यारा और खूबसूरत फूल है मेरी बेटी। अब्बा ने पास आकर इसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और दूसरे हाथ में पकड़ा शापर उसकी तरफ बढ़ाया। क्या लाए हैं अब्बा? गुल सारी उदासी भूलकर तजस्सुस से लिफाफे के अंदर झांकने लगी। बर्फी, सफेद बर्फी के कुछ टुकड़े देखकर गुल का चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है ना, चल आराम से बैठकर खा और सुन। अब्बा ने पास आती अम्मा की तरफ देखा। अपनी अम्मा को बिल्कुल मत देना, इसके लिए ज्यादा मीठा अच्छा नहीं है, अब्बा ने शरारत से कहा तो गुल खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि अम्मा हैरत से दोनों बाप बेटी को देख रही थी। लो भला, मैंने कब फरमाइश की है किसी चीज की? अम्मा ने मुंह बनाकर कहा और बुड़बुड़ाते हुए रोटी बनाने चली गई। गुल पटर पटर बोली। अब्बा के पास बैठी सारे दिन की रूदाद सुना रही थी। थका हारा अब्बा मुस्कुराती नजरों से अपनी बुलबुल को चहकते हुए देखने लगा। अच्छा, अब बस कर, अपने अब्बा को सुकून से रोटी तो खाने दे। अम्मा ने रोटी की चंगेर लकड़ी की मेज पर रखी और सालन लेने चली गई। गुल जल्दी से उठकर पानी का जग और गिलास ले आई। तीनों ने सुकून से खाना खाया और अपने रब का शुक्र अदा करते हुए दस्तरखान से उठ गए। गुल, चाय का पानी चढ़ा दे, अम्मा ने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके आवाज लगाई। अब्बा खाने के बाद चाय जरूर पीते थे, जो ज्यादातर गुल ही बनाकर पेश करती थी। जब तक गुल चाय बनाकर लाती,
अब्बा और अम्मा किसी बहस में मसरूफ हो चुके थे। गुल को देखकर दोनों चुप हो गए। गुल अब्बा के सामने चाय का कप रखकर बर्फी का शापर हाथ में पकड़े वाहद कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मा और अब्बा ने सारे दिन की बातें करके कमरे में आना था। गुल ने पुराने रिसाले में से एक कहानी बहुत आराम से पढ़ लेनी थी। ये रिसाले भी इसे जरीना ने दिए थे। गुल ने रजाई खोली और इसमें घुसकर नीम दराज होकर मजे से बर्फी खाते रसाला खोल लिया। कहानी बहुत तवील थी या इसकी नींद बहुत कच्ची थी। जब अम्मा सोने के लिए कमरे में आई तो गुल सो चुकी थी और पास ही रिसाला औंधा पड़ा हुआ था। सच में पगली है ये। अम्मा ने मुस्कुराते हुए बोसीदा रसाला उठाकर बहुत एहतियात से ताक पर रखा था। वो अनपढ़ औरत ये नहीं जानती थी कि इस पुराने बोसीदा रसाले में क्या है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इन बोसीदा औराक को हाथ में लेते ही गुल के चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंग फैल जाते थे। मैं 11 बजे तक राजा को भेजूंगा, तब तक ये गजरे बना देना। आज मुझे जल्दी जाना है। सुबह ही सुबह गाहक आना शुरू हो जाते हैं। करीबी मार्केट में दही बल्लों की मशहूर दुकान के सामने अब्बा फूलों का ठेला लगाता था। रोज के इतने फूल बिक जाते थे कि इनकी दाल रोटी इज्जत के साथ चल रही थी। अब्बा और अम्मा ने सारी जिंदगी ख्वाहिशों की बजाय ज़रूरतों को पूरा करने में गुजार दी थी। ये सबक ही वो गुल को भी पढ़ाने की कोशिश करते थे। मगर इंसान पढ़ तो किसी से भी लेता है, मगर सबक सबसे नहीं सीखता। ऐसा ही गुल के साथ था। वो जिद्दी या हठधर्म तो नहीं, मगर जीती जागती थी। ये वो लड़की थी जो अपनी आंखों में नौ उम्री के सब ख्वाब सजाने का पूरा हक रखती थी। गुल, देखकर बना क्या कर रही है? गुलाब के फूलों के अलग से बनेंगे और मोतिये के फूलों के अलग से। इनको मिला क्यों रही है? एक तो पहले ही इतने काम पड़े हैं, ऊपर से इस लड़की की हरकतें। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। अम्मा ने झुंझलाकर उसके सामने दोनों टोकरियां उठाई थी। क्या है अम्मा, हर बात पर पाबंदी क्यों लगाती हैं? बस मेरा दिल करता है कि दोनों फूलों को मिलाकर गजरे बनाऊं, बल्कि ढेर सारे फूलों को मिला दूं, एक दूसरे में इस तरह मिलाऊं कि सब मिलकर एक नया फूल बन जाए। ढेर सारे रंगों का मुख्तलिफ खुशबुओं में बसा एक फूल। अम्मा, आपको पता है कि दुनिया में इतने ढेर सारे मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं? और गुल ने अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहा, तुझे कैसे पता? हाँ जरूर, इस जरीना के घर छोटे डब्बे में देखा होगा। तेरा वहां जाना बंद करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि गुल कोई जवाब देती, हल्की आवाज में सलाम करता कोई आगे बढ़ा। इस छोटे से मोहल्ले में सुबह के वक्त दरवाजे बंद करने का रवाज बहुत कम था। जुनैद उर्फ राजा को देखकर गुल के मुंह के जाविये बहुत तेजी से बिगड़े थे। इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इनकी बातें सुन चुका है। आओ बेटा, अभी गजरे तैयार हो जाते हैं। गुल, चाय का पानी रखो। अम्मा को मुतवक्के दामाद का सोचकर आओ भगत की पड़ गई थी। गुल पांव पटकती कोने में बने छोटे से बावर्ची खाने में चली गई। राजा अम्मा की बातों का जवाब देता हुआ गजरे बनाने लग गया। अम्मा, चाय अभी बना दी तो अब्बा की चाय के लिए पत्ती नहीं बचेगी, गुल ने बावर्ची खाने से झांक कर कहा। अम्मा का दिल किया पास पड़ी जूती उठाकर उसे मार दें, मगर अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाते हुए आराम से बोली, पत्ती का लिफाफा टीन के कनस्तर में भी रखा हुआ है, तू फिक्र मत कर, जल्दी से चाय बना के ले आ। अम्मा ने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके कहा। उनकी कोशिश थी कि आंखों से झलकती डांट गुल तक बआसानी पहुंच जाए, मगर गुल अंदर से ही शोर मचाए जा रही थी। जान के मजाक कर रही है, आदत है इसकी। साथ ही अम्मा ने राजा को तसल्ली दी, जो सर झुकाए काम में मशगूल था। अम्मा, चीनी भी थोड़ी है। कोई बात नहीं, राजा कम चीनी ही पीता है, तू बस बना ला चाय। अम्मा, दूध पत्ती बनानी है या कड़क चाय? एक और सवाल हाजिर था। दूध पत्ती बना। अम्मा ने हाई होते ब्लड प्रेशर के साथ लहजा नरम ही रखा था। अच्छा, फिर तो नहीं बनेगी। दूध भी थोड़ा है, गुल ने इत्मीनान से कहा। अगर मैं उठकर आ गई तो सब बन जाएगा, मुझे मजबूर मत कर गुल। अम्मा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इसलिए गुस्से से बोली। राजा ने उनके हाथ पर हाथ रखा। कोई बात नहीं मामी जान, उसकी आदत है मजाक करने की। राजा के कहने पर अम्मा सर झटक कर बुड़बुड़ाने लगी। थोड़ी देर के बाद गुल चाय का कप थामे हाजिर हुई। ये ले। गुल ने चाय का कप इतने जोर से मेज पर रखा कि चाय छलक गई। बदसलीका लड़की। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि गुल की धुलाई कर दें।
बेटा मैं अभी आई, अम्मा कहते हुए अपनी जगह से उठी और गुल के पास से गुजरते हुए इतने गुस्से से घूरा। गुल खिसक कर पीछे हटी। कुछ देर के बाद वो प्लेट में बिस्किट लेकर आई। अरे मामी जान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ देर पहले ही तो नाश्ता किया है। राजा ने नरमी से मना किया। नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? मैंने सोचा इस लड़की को कहा तो इसके सवाल पूरे होने तक तुम्हारी चाय खत्म हो जाएगी, इसलिए खुद ही जहमत कर ली। अम्मा ने जले भुने अंदाज में कहा तो राजा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। गुल चिढ़कर बोली, अम्मा मैं जरीना के घर जा रही हूँ। गुल कहते हुए अंदर कमरे की तरफ चादर लेने चली गई। एक तो इसकी ये सहेली जरीना, किसी दिन इसे भी सीधा करना पड़ेगा। सब पटियां वही पढ़ाती है। अम्मा का मजाज आज गर्म था। राजा ने चाय खत्म की, तब तक गजरे भी बन गए थे। राजा ने इजाजत ली। राजा बेटा, गुल को भी जरीना के घर छोड़ देना। इस वक्त गली में आवारा लड़कों का रश बढ़ जाता है। अकेली लड़की का जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मा ने कहा तो गुल तप कर बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। एक गली छोड़कर तो जरीना का घर है। अगर राजा के साथ नहीं जाना तो अंदर जाकर बैठ जा। आज तेरा बाप आता है तो बात करती हूँ। बहुत सर चढ़ गई है तू। अम्मा ने पास पड़ी जूती की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर गुल फौरन खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अब राजा के सामने अम्मा की हवाई चप्पल खाती क्या अच्छी लगती। वो तेज तेज कदम उठाती चल रही थी। जब पास आकर राजा ने साइकिल की घंटी बजाई, गुल ने रुके बगैर सर उठाकर तीखी नजरों से घूरा। मामी जान को क्यों तंग करती हो? राजा ने पूछा। मेरी मर्जी, मेरी अम्मा है, मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी, उसने तुनक कर जवाब दिया। राजा जेरे लब मुस्कुराया। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या? राजा ने हल्की आवाज में पूछा। नहीं लगता। फिर? गुल का अंदाज रुका था। वो जरीना के घर पहुंच चुके थे। मगर मुझे तो अच्छा लगता है। राजा की मुस्कुराहट पर गुल तप गई। वो रुक गई और कमर पर एक हाथ रखा और बोली, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? वो जारहाना तेवरों के साथ उसे घूरने लगी। मेरी मर्जी, राजा ने शरारत से कहा और घंटी बजाता हुआ तेजी से आगे निकल गया। आज तो बच गए राजा साहब, किसी दिन आशिकी झाड़ कर देखें, फिर बताऊंगी। गुल पेचो ताब खाती खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। आप हंस रहे हैं? अम्मा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखकर अब्बा को देखा, जिनकी आंखें मुसलसल हंसने से भीग गई थीं। गुल के अब्बा हर बात हंसी मजाक में मत उड़ा दिया करें। अपनी लाडली को बुलाकर अच्छी तरह डांटें और उसकी अकल ठिकाने लाएं। कल को अगले घर जाकर क्या करेगी? अम्मा तब कर बोली तो अब्बा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और गुल को आवाज दी। ढाई मरले के छोटे से घर में उनकी आवाज गूंजी तो गुल छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। आज अम्मा ने उसकी ठीक ठाक क्लास ली थी, इसलिए उसका मुंह सूजा हुआ और आंखें भिगी हुई थीं। अरे मेरी गुल को क्या हुआ? क्या तुम रो रही थी? अब्बा सब बुल बाल कर उसकी आंखों की नमी पर तड़प उठा। अम्मा ने सर पर हाथ मारा। समझा लिया आपने और समझ गई आपकी लाडली। अम्मा बुड़बुड़ाते हुए वहां से उठ गई। गुल बाप के बाजू से लगकर बैठ गई और उनके कान में खुसर फुसर करने लगी। अभी पूछता हूँ तुम्हारी अम्मा से, अब्बा ने कहा तो गुल ने फौरन सर हिलाकर मना किया। क्या पूछना है पूछ ले, बाप बेटी को कोई हसरत ना रहे। अम्मा ने भाप उड़ाती चाय का कप अब्बा को पकड़ाया तो वो गड़बड़ा कर रह गए। वो मैं कह रहा था कि चाय इतनी देर से क्यों लाई हो? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, बस हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। अब्बा ने बिला वजह का रोब जमाया तो अम्मा के साथ साथ गुल भी बेसाख्ता हंस पड़ी। इन दोनों को हंसता देखकर अब्बा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। बस इतनी सी बात थी, बिला वजह ही डांट कर मेरी बेटी का दिन खराब किया। अब्बा ने प्यार भरी नजरों से गुल के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा। गुल के अब्बा, मुझे कब उससे कुछ कहना अच्छा लगता है, मगर अम्मा बात अधूरी छोड़कर वजू करने चली गई। गुल अब्बा को जरीना के घर देखे नए ड्रामे की तफसील सुनाने लगी। मैं अपनी बेटी के लिए टीवी जरूर खरीदूंगा। उसकी इश्तियाक भरी आंखों में देखते हुए अब्बा ने हर बार की तरह खुद से अहद किया था, मगर गुर्बत की छत तले ख्वाहिशें नहीं, सिर्फ ज़रूरतें परवान चढ़ती हैं। देख साजिदा, किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुल को मैं बहू नहीं बेटी बना कर ले जाऊंगी।
माना कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं, मगर तुझे खुलूस और मोहब्बत में कभी कमी नहीं मिलेगी। बस तू जल्दी से हाँ कर दे। कुलसूम पुप्पो सुबह ही मिठाई के डब्बे के साथ पहुंच गई थी। राजा और शमा भी उनके साथ थी। शमा तो गुल के पास कमरे में चली गई थी। इन दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए दोस्ती भी बहुत थी। गुल जो अम्मा के आगे पटर पटर इस रिश्ते के खिलाफ बोलती थी, अब शम्मा की जू बातें सुनकर घबरा रही थी। छुट्टी का दिन था, मगर अब्बा के लिए नहीं। वो छुट्टी के दिन भी फूल फरोख्त करते थे। वो काम पर जाने लगे तो राजा भी उनके साथ साथ चला गया। उनके जाने के बाद गुल और शम्मा भी बाहर सहन में आ गई। कुलसूम पुप्पो ने सारा दिन वहीं गुजारा। उनका रवैया मामूल के मुताबिक था। गुल की समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा ने क्या जवाब दिया है। अब्बा ने दोपहर के खाने की खास हिदायत की थी और जाते हुए अम्मा को सामान खरीद कर दे गए थे। कुलसूम पुप्पो ने बहुत मना किया कि वो खाने तक नहीं रुकेंगी, मगर अब्बा बजीद रहे कि खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। दोपहर के खाने पर अम्मा ने कुलसूम पुप्पो के एजाज में मुर्गी का सालन पकाया और साथ ही सूजी का हलवा। दोपहर के खाने पर अब्बा और राजा भी आ गए। छोटे से सहन में बिछे दस्तरखान पर मोहब्बत और खुलूस की फिजा में खाना खाया गया। खाने के कुछ देर के बाद चाय का दौर चला और कुलसूम पुप्पो फिर आने के वादे पर चली गईं। उनके जाने के बाद अब्बा ने गुल को पास बुलाया। गुल झिझकते हुए उनके पास आकर बैठ गई। गुल बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी पुप्पो किस मकसद से आई थी? अगर मैं चाहता तो अपनी बहन के मान और भरोसे पर तुम्हारी किस्मत का फैसला सुना देता, मगर गुल, तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारी अम्मा और मैं दिलो जान से इस रिश्ते के लिए राजी हैं, क्योंकि हम गरीबों के घर इससे बेहतर कोई और रिश्ता नहीं आएगा। मगर तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं हाँ नहीं कर सकता। तुम क्या कहती हो बेटी? अब्बा ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा था, जबकि अम्मा परेशान नजरों से उसके झुके हुए सर की तरफ हो रही थी। वो बाप की लाडली बेटी थी। अम्मा के सामने वो हर बार इस रिश्ते से मना कर चुकी थी, इसलिए वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि गुल कोई बेवकूफ़ी ना करे। अब्बा। कुछ देर के बाद गुल ने सर उठाकर बाप के चेहरे की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद मगर चेहरे पर नाउम्मीदी के साए लहरा रहे थे। मुझे आप लोगों की मोहब्बत पर कभी कोई शक नहीं रहा है। आपका फैसला सर आंखों पर, गुल ने सादतमंदी से कहा तो अब्बा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अम्मा भी दुपट्टे के पल्लू से गीली आंखें साफ करती हुई आगे बढ़ी और गुल को खुद से लगा लिया। मैं अपनी बेटी को नादान समझती रही, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार है। अम्मा के कहने पर गुल मुस्कुरा दी। अम्मा और अब्बा को तो बातों में मगन देखकर वहां से उठ गई। आज अब्बा के दिए एतमाद और यकीन ने इससे वो फैसला करवाया था जो आम हालात में वो शायद कभी ना कर सकती। आज उसे इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि ज़िंदगी बड़ी बड़ी बातों या घरों में नहीं बसती, बल्कि ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी बातों में सांस लेती है। उसने अपने छोटे से गुर्बत के दरो दीवार से सजे घर में खुद को पूरे कद से देखा है और महसूस किया था। कुलसूम पुप्पो के घर के हालात कुछ बेहतर ज़रूर थे, मगर वहाँ भी ख्वाहिशों से ज़्यादा ज़रूरतों को पहले पूरा किया जाता था। सादगी से ब्याह कर गुल इस आंगन में खुशबू बनकर आ चुकी थी। उसकी आमद ने सारे घर में रोशनी फैला दी थी। वो कुलसूम पुप्पो की लाडली तो थी ही, राजा की भी मनभाई और शमसा से भी उसकी खूब बनती थी। शादी को 3 महीने गुजर गए। गुल घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती थी, इसलिए किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता था। राजा इसकी बहुत सी ख्वाहिशात से वाकिफ था, इसलिए उन्हें पूरी करने की तगदो में लगा रहता था। उसने शादी से पहले एक पुराना सा टीवी भी गुल के लिए खरीदा था। वो जानता था कि गुल को ड्रामे देखने का बहुत शौक है। अब गुल और शमसा फरागत पाते ही टीवी के आगे बैठ जाती। अक्सर कुलसूम पुप्पो भी उनका साथ देती, मगर जल्द ही उकता कर मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती थी। जो मज़ा घर घर घूमने और बातें करने में था, वो एक जगह बैठकर छोटे से डब्बे को देखने में नहीं था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। धुंध में डूबी रातें सर्दियों का हुस्न थी। इन दिनों राजा बहुत देर से घर आने लगा था। वो कहता था कि शादियों का सीजन है, इसलिए फूलों की फरोख्त बहुत बढ़ गई थी। राजा की ख्वाहिश थी कि वो थोड़े पैसे जोड़कर मेन मार्केट में छोटी सी एक दुकान किराए पर ले ले, ताकि वो अपने काम को मजीद तरक्की दे सके। अम्मी, मेरी जैकेट ठीक कर दी थी? सुबह नाश्ते के बाद राजा ने हाथ धोकर तौलिए से पूछते हुए माँ से पूछा।
हाँ बेटा, मगर इतने साल पुरानी जैकेट है, कब तक साथ देगी? जगह जगह तो टांके लगा दिए हैं। ऐसा कर, लंडे से नई जैकेट खरीद ले। कुलसूम ने बेटे से कहा तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिला कर रह गया। अम्मी, बाजी रानों से पूछना कि नया माल आया है, दुकान पर ले जाने से पहले दिखा दें। मैं कुछ पैसे बचा कर नई जैकेट ले लूंगा। हाँ ठीक है, आज जाती हूँ रानों की तरफ, उसके पास हुई तो कभी मना नहीं करेगी। छोटा भाई कहती है तुझे। कुलसूम के कहने पर राजा सर हिलाते हुए जैकेट पहनने लगा और फिर काम पर चला गया। सब कामों से फारिग होकर कुलसूम पुप्पो गुल और शमसा को भी अपने साथ ले गई। रानों का शोहर लंडे से माल खरीद कर फरोख्त करता था। बहुत मुनासिब दामों में चीजें मिल जाती थीं। रानो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया खाला, आप आ गईं। अभी माल दुकान पर नहीं गया, आप देख लें, इस बार कुछ बहुत खास चीजें भी आई हुई हैं। रानो ने खुश दिली से कहा और उन्हें कोने में बने छोटे से कमरे में ले गई। शाम को राजा आएगा तो अपनी पसंद के मुताबिक देख लेगा। मुझे तो सब अच्छी लग रही हैं, कुलसूम पुप्पो ने मासूमियत से कहा तो रानो हंस पड़ी। शमसा ने अपने लिए एक स्वेटर पसंद कर लिया। कुलसूम ने गुल से भी कहा कि वो अपने लिए स्वेटर पसंद कर ले। गुल की नज़र जिस चीज़ पर अटकी हुई थी वो लेना कुलसूम पुप्पो के बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अरे बच्ची, देख तो सही, कितने प्यारे रंग के स्वेटर हैं। कुलसूम पुप्पो ने इसरार किया, मगर गुल धीरे से मुस्कुरा दी। अगली बार देख लूंगी पुप्पो। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। कुलसूम पुप्पो रानो से बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये कोट कैसा है गुल? अचानक शमसा ने लाल रंग का बहुत खूबसूरत सा लेडीज कोट उठाकर उसकी आंखों के सामने लहराया तो गुल चौंक गई। अच्छा है? क्यों? गुल ने हैरत से पूछा। ये कोट बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा उस दिन ड्रामे में लड़की ने पहना हुआ था। शमसा ने कोट खुद से लगाते हुए कहा। अच्छा होगा, मुझे नहीं याद, गुल लापरवाही से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रात को राजा घर आया तो कुलसूम ने इसे सारी बात तफसील से बताते हुए कल रानो के घर चक्कर लगाने का कहा। अच्छा अम्मी, सुबह चला जाऊंगा। गुल ने क्यों स्वेटर पसंद नहीं किया? इसके पास तो कोई अच्छा स्वेटर है भी नहीं, राजा ने फिक्रमंदी से कहा तो कुलसूम सर हिलाकर रह गई। बहुत कहा था मगर उसे कुछ पसंद ही नहीं आया। कह रही थी कि अगली बार देख लेगी जब माल आएगा, मगर अम्मी सर्दी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मैं खुद ही ले आऊँगा इसके लिए। राजा ने मसले का हल निकाला था। जिनके पास पैसा होता है वो जिंदगी में खुश रहने के कितने तरीके ढूंढ लेते हैं। अब देखो, मैंने आंख खुलते ही अपने बाप को फूल फरोख्त करते देखा, मगर कितनी हैरत की बात है कि वो फूल सिर्फ पैसे वालों के लिए ही थे। उन फूलों की खुशबू पर सिर्फ उनका हक था जो उसे खरीद सकते थे। हमने कभी किसी खुशी या गम में भी इन फूलों को इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मेरी शादी पर फूलों का जेवर जरूर मेरा मुकद्दर बना। और दुनिया में देखो, गुल ने टीवी की तरफ इशारा किया, जहां लड़का नए साल के आगाज पर लड़की को स्क्रीन पर सुर्ख गुलाब पेश कर रहा था। राजा ने बाहर से गुजरते हुए एक लम्हे को रुककर स्क्रीन की तरफ देखा और फिर गुल के चेहरे की तरफ, जहां ख्वाहिशों के कितने ही चिराग हसरत का धुआं छोड़ रहे थे। इसके दिल में एक कांटा चुभा था। अपनी 3 महीने की शादीशुदा जिंदगी में पहली बार शिद्दत से यह एहसास हुआ था कि गुल खुश नहीं है। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसकी खुशी किस में है, या शायद मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं इसकी कोई ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। राजा ने दिल गिरफ्ता होकर सोचा। इसके दिल पर मायूसी का गुबार वजूद पर खामोशी बनकर छा गया। इसकी मोहब्बत की रोशनी में जगमगाती गुल एकदम परेशान होकर रह गई। राजा इससे कोई बात कर रहा था और ना उससे नजर मिला रहा था। गुल को ऐसा लगा जैसे सारी कायनात में से आवाजें खत्म हो गई हूं। अभी तो उसका मन मोहब्बत की छांव में खिला था, अभी तो उसकी मोहब्बत का जायका चखा था, और अचानक ही उससे सब कुछ छीन लिया गया। वो राजा की खामोश आंखों में बोलती मोहब्बत ढूंढती, उसके सिले हुए लबों पर मोहब्बत में डूबी मुस्कुराहट की नन्ही किरण तलाश करते हुए थक कर रो पड़ी। अम्मी, खर्चे के अलावा ये पैसे भी रख ले, राजा ने माँ से कहा तो पैसे हाथ में लेकर वो गिनने लगी। पिछले कई दिनों से जैकेट खरीदने के लिए वो खर्चे में से कुछ पैसे निकाल कर माँ के पास जमा करवा रहा था। 800 रुपये हो गए हैं राजा।
बस 100 रुपया और मिल जाए तो मैं तेरे लिए रानो के पास रखवाई जैकेट आप ही ले आऊंगी, कलसूम ने पुरजोश लहजे में कहा। तो राजा बेदिली से सर हिलाकर रह गया। हालांकि उसने अपने लिए खुद जैकेट पसंद की थी, काफी अरसे से ऐसी ही जैकेट की तलाश थी। अब उसकी पहुंच में आने वाली थी तो उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। अम्मी, आज मुझे वापसी में देर हो जाएगी, आज कमाई का दिन है, नया साल शुरू होने वाला है ना, फूलों की मांग बहुत बढ़ जाती है, बाकी पैसे मैं आपको रात तक दे दूंगा, राजा ने कहा। तो कुलसूम कुछ सोचकर बोली, शमसा ने भी अभी रानो के घर जाना है, उसने काम से बुलवाया है। ऐसा कर, तू ये पैसे उसे देकर जैकेट ले लेना, 100 रुपया ही रह जाएगा, वो कल दे आऊंगी, कम से कम तू सर्दी से तो बचेगा ना। अम्मी के कहने पर राजा पहले तो नहीं माना, मगर फिर उनके बेहद इसरार पर पैसे लेकर शमसा के साथ घर से निकल गया। पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया है, न बात करती है न टीवी देखती है, बस खामोशी से किसी सोच में गुम रहती है। क्या आपसे लड़ाई हुई है? शमसा ने सवाल किया तो राजा चौंक गया। नहीं, मेरी लड़ाई तो नहीं होती, वैसे वो खुश भी किस बात पर होगी, ऐसा क्या है हमारे घर में, राजा ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इससे पहले कि शमसा कुछ कहती, रानो का घर आ गया। रानो इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और इन्हें छोटे से कमरे में ले गई। भाई राजा, ये पकड़ अपनी जैकेट, पैसे जब आएंगे तब दे देना। वो अम्मा परवीन का पोता आया था कल, वो तो इस जैकेट के पीछे पड़ गया, बहुत मुश्किल से टाला है उसे। उससे पहले कि राजा कुछ कहता, रानो ने जैकेट उसे पकड़ा दी। राजा ने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। रानो बाजी, एक 100 रुपया कम है, वो आज रात तक दे जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, राजा के कहने पर रानो ने मुस्कुराकर पैसे थाम लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, शमसा तुम रात होने से पहले घर वापस चली जाना, राजा ने जाते हुए हिदायत की।